नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की जानिब से मुसलसल हमले जारी हैं और अपने 5 फाइटर्स का मुकम्मल तौर पर बदला लिया जा रहा है। सैकड़ों मिसाइल अभी कुछ देर पहले फायर कर दिए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में और उनकी सबसे बड़ी बेस को उड़ा दिया गया है जहां पर उनकी लीडरशिप मौजूद थी, जहां पर उनकी मिलिट्री की बड़ी बड़ी क़यादत मौजूद थी, उस बेस को उड़ा दिया गया है। और इसके साथ साथ नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान आज शुरू हो गया है। उसकी हुकूमत बहुत ख़तरे में आ गई है क्योंकि जंग बंदी में एक तरह से वक्फा होने जा रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। हिज़्बुल्लाह की जानिब से कितने बड़े हमले किए गए हैं, कितनी हलाकतें हो चुकी हैं और जो वक्फे की बात की जा रही है कि जंग में कोई वक्फा होने जा रहा है, उसकी क्या हकीकत है, ये अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जो जंग बंदी पर वक्फे के हवाले से बातें चल रही हैं, ये आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। इसके हक़ाइक़ और इसके पीछे पसे पर्दा मकासद क्या हैं, वो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जंग के इस वक्फे में सबसे जो पहली और बुनियादी बात आपने समझनी है वो ये है कि अगर ये वक्फा इंप्लीमेंट हो जाता है, जो कि अनाउंस तो किया गया है कि हम वक्फा करने जा रहे हैं, लेकिन अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो फिर ये सबसे बड़ी फतह होगी मज़ाहमती तहरीक की। और इसके लिए जो है मैं कल पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपको एक एक चीज़ सामने रखूंगा कि ये हमारी फतह किस तरह से है। दूसरी चीज़ आपने इस हवाले से ये समझनी है कि जंग नहीं रुकने वाली है। ये जंग उस दिन रुकेगी जिस दिन कोई फैसला कुन नतीजा निकलेगा, या फ़लस्तीन आज़ाद होगा या फिर फ़लस्तीन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा या फिर इसराइल को एक अबदी शिकस्त होगी। उसके बाद नतीजा खेज़ होने के बाद ही ये जंग ख़त्म होगी, उससे पहले ये जंग ख़त्म नहीं हो सकती। तीसरी बात यह है कि ये जो वक्फा करने जा रहे हैं उसमें ये प्रेशर रिलीज करना चाहते हैं। बेसिकली ये इसराइली है जो इस एग्रीमेंट पर राजी हो रहा है। उसकी वजह यह है कि वो शिकस्त खा रहे हैं और एग्रीमेंट वही करता है जो शिकस्त खाता है। तो वो एक तरफ वो अपना जो प्रेशर है उसको रिलीज करना चाह रहे हैं और वो भी उनके लिए एक नाकाम ये साबित होगा। ना ही उनका प्रेशर रिलीज होना है और ना ही उन्हें कोई और कामयाबी मिलनी है। तो ये एक टैक्टिकल पॉज है उनकी तरफ से, लेकिन यहाँ पर जंग बंदी नहीं हो रही। तीसरी बात यह है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें मज़ाहमती तहरीक की जानिब से रखी गई हैं कि उस वक्त आपकी कोई फ़िज़ाई निगरानी नहीं हो रही होगी, ना ड्रोन ना आपका कोई जेट, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हॉस्टेजेस कहाँ पर रखे गए हैं। दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं, इनके इत्तेहादी जो उनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, सब ने जोर लगाया है, लेकिन 41 किलोमीटर के इस एरिया में वो हॉस्टेजेस को नहीं ढूंढ सके। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो हॉस्टेजेस इस छोटे से इलाके में कहाँ रखी गई हैं। तो इसमें मुआहदे की खिलाफ वर्जी ये हो सकती है कि वो फ़िज़ाई निगरानी करें और जहाँ से हॉस्टेजेस को बाहर निकाला जा रहा है उस एरिया को वो मॉनिटर कर लें और फिर वहाँ पर ऑपरेशन कर दें। यानी इस मुआहदे में आप देखें ना कि सालिस कौन है। अगर फिल फॉर इसराइल दोबारा हमला कर देता है वहाँ हॉस्टेजेस को देखकर, या इस 4 दिन के मुआहदे से पहले ही हमला शुरू कर देता है, तो फिर कौन होगा जो इसराइल को इस पर सजा देगा कि आपने मुआहदा तोड़ा। तो इसमें कोई तो ऐसा सालिस तो है ही नहीं। तो इसलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सबसे क्रिटिकल पार्ट है। और मज़ाहमती तहरीक ने यह भी कहा है कि हम ये जो कैदी हैं वो इजिप्ट के हवाले करेंगे और फिर इजिप्ट जो है वो इसराइल को हवाले करेगा। तो एक तरफ आपको यह लग रहा है कि यहाँ पर वक्फा होने जा रहा है, हालांकि इस जंग के जो सबसे क्रिटिकल और क्रूशल मोमेंट्स होंगे वो इस वक्फे के बाद ही शुरू होंगे। एक तरह से जो असली जंग है वो इस वक्फे के बाद ही शुरू होनी है, क्योंकि हर टाइम ये तलवार सर पर लटक रही होगी और मज़ाहमती तहरीक को डबल प्रोटेक्शन करना पड़ेगी कि वो किसी भी वक्त इसराइल ये मुआहदा तोड़कर हमला कर सकता है। और इसीलिए मज़ाहमती तहरीक ने कहा था कि आवर हैंड्स विल बी ऑन ट्रिगर, कि हर वक्त हमारे हाथ जो हैं वो ट्रिगर पर होंगे। यानी हम कोई इस वक्फे में कोई सांस नहीं लेने वाले या पीछे जाकर बैठने नहीं वाले, बल्कि पूरी तरह से हम हर वक्त ऑपरेशनल स्टेटस में तैयार रहेंगे। तो आपने ये समझना है कि ये कोई वक्फा नहीं हो रहा, बल्कि जब से इस एग्रीमेंट पर इंप्लीमेंट होगा तब से वो सबसे क्रूशल मोमेंट होने वाला है इस जंग का। तो ये मुख्तसर सा आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। और जैसा कि आप देखें ना कि एक तरफ आप मुआहदे कर रहे हैं और अनाउंस भी कर चुके हैं कि ठीक है वक्फा करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मुसलसल हमले जारी हैं। उसी तरह से वायलेंट क्लैशेस जो हैं वो जारी हैं और ये उन पर हमला कर रहे हैं। और बदले में अब जैसे लेबनान बॉर्डर की इस वक्त सूरत हाल सबसे ज़्यादा कशीदा है। इस वक्त अगर कोई प्राइमरी वॉर जोन बना हुआ है तो वो लेबनान का बॉर्डर है, क्योंकि इन्होंने आज इनके 5 फाइटर जान से गए थे हिज़्बुल्लाह के, तो उन्होंने इसके जवाब में बेतहाशा हमले किए और अभी
पिछले 2 घंटों में, सिर्फ पिछले 2 घंटों में 17 से ज्यादा ऑपरेशंस किए गए हैं और ये इंतहाई घातक ऑपरेशन है जिसमें दर्जनों इनके इसराइली फौजी हलाक हुए हैं और उनमें टैंक्स भी इन्होंने अभी तबाह किए और सबसे बड़ी बेस पर हमला किया है। तो एक एक की डिटेल जो है मैं आपके सामने रखता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हुए हैं। जो सबसे नाज़रीन बड़ा ऑपरेशन हुआ है वो एन जैतम बेस है और ये बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर है। ये जो सफेद का सिटी आपको नजर आ रहा है ये इसके बिल्कुल यानी बॉर्डर, सफेद के बॉर्डर पर ये है, यानी लेबनान के बॉर्डर से ये काफी दूर है ये शहर और इस शहर से मुल्हिका ये बेस है। और ये बेस इतनी इंपॉर्टेंट है कि कहते हैं कि इस एरिया की जितनी भी मिलिट्री क़यादत है वो सारी इस बेस में बैठती है और यहाँ पर उनका हेडक्वार्टर है। तो बेसिकली उनकी लीडरशिप का जो हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया गया है और आप हैरान रह जाएंगे कि कितना बड़ा हमला हुआ है। 48 मिसाइल यूज किए गए हैं, 48 मिसाइल के साथ इस बेस को निशाना बनाया गया है और मलिया मेट करके रख दिया गया है। तो यहाँ पर ना सिर्फ उनके सिपाही बल्कि उनके जो ऑफिसर्स हैं वो हलाक हुए हैं, जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप है वो इस बेस में हलाक हुई है और ये सबसे बड़ा हमला इस वक्त का है। फिर आप ये इसराइली मीडिया ही का बयान देखिए कि टुडे इज मोस्ट वायलेंट डे, कि सबसे खूनखार दिन है आज का दिन। फिर एक और बड़ा जो टैक्टिकल हमला किया गया, एक घर पर 2 गाइडेड मिसाइल चलाए गए और इस घर में सिविलियंस नहीं थे बल्कि ये बड़ा दिलचस्प ऑपरेशन था। होता कुछ इस तरह से है कि वो इनके जो सोल्जर्स हैं, ऑलमोस्ट ये 4 सोल्जर थे, इनकी वो मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं कि ये कहां कहां जा रहे हैं और वो मॉनिटर करते हुए ये देखते हैं कि ये घर में दाखिल हो जाते हैं और जो ही वो घर में दाखिल होते हैं वहां पर ये 2 गाइडेड मिसाइल के साथ हमला करते हैं और उस घर को मिलिया मेट कर देते हैं और 4 फौजी वहीं उसी घर में इनकी कब्रें बन जाती हैं। इसके अलावा जनाब एक और बड़ा ज़बरदस्त इनकी जानिब से ऑपरेशन किया गया, मरकेबा 4 टैंक जो है उसको उड़ाया गया है और बड़ी चालाकी के साथ उसको उड़ाया गया। इसकी भी मूवमेंट जो है उसको पहले मॉनिटर किया गया, साथ छुपकर झाड़ियों में, दरख्तों में, चूंकि साथ साथ जंगलात बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर छुपकर पहले इसको मॉनिटर किया गया और फिर इस पर मिसाइल दागा गया और इसको तबाह किया गया। लेकिन ये ऑपरेशन यहाँ पर रुका नहीं। एक और दिलचस्प बात हुई, इसके बाद जो सोल्जर थे यानी मज़ामती तहरीक के फाइटर्स वो वहीं पर बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने इंतजार किया कि इन्फेंट्री यानी मजीद जो सोल्जर्स हैं वो वहां पर आएं। तो इस टैंक को तबाह होने की थोड़ी देर बाद इन्फेंट्री यानी बड़ी तादाद में सोल्जर्स वहां पर आते हैं और हिजबुल्लाह के फाइटर्स उन पर मिसाइल्स के साथ हमला करते हैं और वो उनको भी दर्जनों की तादाद में वहां पर हलाक कर देते हैं। इसके अलावा जो दीगर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं वो आर्मी पोजीशंस हैं। ये मिराज साइट है इनकी, यहाँ पर आर्मी पोजीशंस, एक पोजीशन की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी आर्मी पोजीशंस, उनकी चौकियों को निशाना बनाया गया है और डजन्स ऑफ सोल्जर्स बताया जा रहा है, यानी दर्जनों के हिसाब से इनके सोल्जर वहां पर हलाक हुए हैं। फिर जो एक और सबसे बड़ा, या इसको आप सबसे ज्यादा मिसाइलों के साथ किए जाने वाला हमला कह सकते हैं अब तक की जो जंग में, गलीली का जो इलाका है जहां पर मुसलसल हमले जारी हैं, अभी कुछ देर पहले वहां पर 50 मिसाइल, ये सबसे ज्यादा मिसाइल हैं एक एरिया में जो दागे गए हैं, 50 मिसाइल के साथ गलीली के इलाके में यह हमला किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक जब से ये जंग शुरू हुई है ये सबसे बड़ा हमला है किसी एक इलाके को इतने मिसाइलों के साथ निशाना बनाना। तो मैं यहाँ पर आपको नुकसान नहीं बता रहा, लेकिन आप खुद सोचें जहाँ पर 50 मिसाइल टकराए हों तो वहां पर कितना नुकसान हुआ होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हमले हैं, लेकिन मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ शेयर किए हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज शेयर करना जरूरी है कि जो इनकी वॉर कैबिनेट है इसराइल की, उनकी जानिब से बहुत बड़ी धमकी लगाई गई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा कैन हैपन इन बेरूत आल्सो, कि जो कुछ हमने गजा के साथ किया है वही कुछ हम बेरूत में भी कर सकते हैं, यानी जो लेबनान का दारुल हुकूमत है। तो ये सबसे बड़ी धमकी उनकी जानिब से लगाई गई है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस धमकी का जवाब गाइडेड मिसाइलों और ATGM और दीगर फायरिंग के साथ दिया और उनके दर्जनों फौजी हलाक करने के साथ दिया है और इनकी जो सबसे बड़ी मिलिट्री बेस है उसको उड़ा कर दिया जहां पर उनकी लीडरशिप मौजूद थी। तो ये सिर्फ धमकियां दे रहे हैं और वहां से उस हर धमकी का जवाब जो है वो एक एक्शन की सूरत में सामने आता है। अब जरा इनकी मईशत की बात कर लेते हैं। इनकी मईशत तबाह बर्बाद होकर रह गई है। मिडिल ईस्ट में जो सबसे मजबूत अगर किसी की इकॉनमी समझी जाती थी वो इसराइल था, लेकिन अब जो ये जंग शुरू हुई है और इसके खिलाफ 4 महाज खोले गए हैं, लेबनान का अलग, गजा में अलग, वेस्ट बैंक में अलग, यमन ने जो काम किया है उसने तो तबाही बर्बाद करके रख दिया है। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान इनको रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। और आप ये रिपोर्ट देख लीजिए कि वो कह रहे हैं कि इतना डंट पड़ गया इनकी इकॉनमी को कि डेकेड्स तक, साल महीने नहीं, डेकेड्स, दहाइयों तक इनका जो डेफिसिट है
جو خسارہ ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل کی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، دنیا کی سب سے بڑی کمپنی سمجھی جاتی ہیں، اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ کوئی ملک پورا خرید لیں، اتنے ان کے پاس وسائل ہیں ان کمپنیز کے پاس۔ اب ان کے پلانٹس رک گئے ہیں، ان کی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، ان کی فیکٹریز ختم ہو گئی ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ ان کو کتنا بڑا وہاں پر لاس ہوا ہے۔ ایک ایسا ملک جو ایک روانی کے ساتھ چل رہا تھا، اس کو 44 دن ہو گئے ہیں کہ بند کر کے رکھ دیا تمام محاذوں سے، تو بہت زیادہ ان کو نقصان ہوا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیکڈز تک یہ جو گیپ ہے اس کو یہ فل نہیں کر سکیں گے۔ پھر اس سارے دباؤ کے اندر نتن یاہو کی حکومت انتہائی خطرے میں ہے، نتن یاہو کا اقتدار بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو وہ ابھی تک فارغ ہو گیا ہوتا۔ صرف مشکل ان کو یہ آ رہی ہے کہ اگر ہم نتن یاہو کو ہٹاتے ہیں تو پھر زیادہ کرائسس ہوں گے اسرائیل کے لیے۔ تو لیکن اس سب کے باوجود اس کا میڈیا، اس کے عوام، اس کی کیبنٹ، اس کی گورنمنٹ مکمل طور پر خلاف ہے۔ اور ایک اور جو ابھی بڑا واقعہ ہوا ہے کہ پریس کانفرنس کے دوران رپورٹرز نے بڑے سخت سوالات کیے ہیں اور وہاں پر بڑی شرمندگی اٹھانا پڑی ہے۔ رپورٹرز نے سوال کیے نتن یاہو سے کہ یمن اتنے بڑے بڑے حملے کر رہا ہے، اس نے آپ کا جہاز پکڑ لیا اور آپ کیا سوئے ہوئے ہیں؟ تو اس پر نتن یاہو کوئی جواب نہیں دے سکا، بڑا گول مول سا انہوں نے جواب دیا۔ اور یہ چیز بھی، یہ کلپ جو ہے وہ پوری دنیا میں وائرل ہے کہ آپ نے نتن یاہو بدلے میں صرف دھمکی دے رہا ہے، وہاں پر اتنا کام ہو چکا ہے، انہوں نے آپ کے شپس پکڑ لیے ہیں، لیکن نتن یاہو اس کا کوئی سخت جواب بھی نہیں دے سکا۔ تو اس طرح بھی مکمل طور پر وہ کمزور اور بکھلایا ہوا، حواس باختہ مکمل طور پر نظر آ رہا ہے۔ اور پھر یہ جو وقفہ ہونے جا رہا ہے جنگ میں، یہ نتن یاہو کے لیے بھی سب سے کریٹیکل ٹائم ہے کہ اس میں ایک تو یہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم اس جنگ میں مزید آپ کے ساتھی نہیں بن سکتے، تو اس پریشر کی وجہ سے یہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، یعنی 4 دنوں سے 7 دن 10 دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو ایک ایک دن گزرے گا نتن یاہو کے لیے وہ مشکل ترین دن ہوگا۔ یعنی ایک چیز تو طے ہے نا کہ جس دن یہ جنگ ختم ہوگی نتن یاہو فارغ ہو جائے گا، اور جس طرح حالات جا رہے ہیں یہ جنگ کے درمیان بھی اس کی کرسی جا سکتی ہے۔ تو اگر یہ جو جنگ بندی ہو رہی ہے یہ نتن یاہو کے لیے بھی سب سے کریٹیکل مومنٹ ہوگا اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ دنیا کے اور بڑے ممالک ہیں جو ان کے خلاف واضح طور پر کھڑے ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے ساؤتھ امریکہ کے کنٹریز کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اس سے پہلے برازیل، چلی اور آپ کا وینزویلا، یہ سب بڑے سخت بیانات دے چکے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات منقطع کر چکے ہیں۔ اب کیوبا کی جانب سے بڑا سخت ریاکشن آیا ہے اور کیوبا نے ان کو کنڈیم کیا اور ان پر بڑی سخت تنقید کی اور ان سے تعلقات ختم کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی غیر معمولی چیزیں ہیں پچھلے 75 سالوں میں جنگ عظیم دوم کے بعد، اور ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ آج عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ پورا یورپ ان مسلمانوں کے لیے کھڑا ہے، لیکن جو مسلمان ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس جنگ نے بالکل دنیا میں نظریات بدل دیے ہیں، پوری دنیا کا جو نظام ہے اور جو آئیڈیالوجیز ہیں ان کو بدل کے رکھ دیا، ان کے عقائد جو ہیں ان کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ اس جنگ کی سب سے بڑی تبدیلی ہے جو دنیا میں آئی ہے، اور کوئی بھی جنگ دنیا میں اتنی امپیکٹفل نہیں ہو سکی جتنی یہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی جنگ جو ہے وہ امپیکٹفل ہو رہی ہے۔ اب ذرا غزہ کے نہتے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں۔ وہاں پر صورتحال بہت ہی ورس ہے اور مسلسل بمباری جاری ہے، اور جو ریزیڈنشل بلڈنگز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق ہاف آف دی جو ریزیڈنشل یونٹس ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے، کچھ کو ملیا میٹ کر دیا گیا، اور کچھ بلڈنگز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں، لیکن ہاف آف دا ٹوٹل جو ریزیڈنشل یونٹس ہیں پورے غزہ میں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں۔ ابھی شیخ ردوان کا ایریا ہے، یہاں پر حملہ ہوا ہے اور ایک گھر کے 10 لوگ شہید ہوئے ہیں، صرف ایک گھر کے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی دردناک بات سامنے آئی ہے کہ انڈونیشین ہاسپٹل میں بتایا گیا ہے کہ 65 باڈیز پڑی ہیں جن کو ابھی تک دفنایا نہیں جا سکا ہے۔ اس سے پہلے الشفا میں یہ بہت دردناک واقعہ سامنے آیا تھا کہ 170 باڈیز 3 سے 4 دن تک پڑی رہیں، وہ ڈی کمپوز ہونا شروع ہو گئیں، ان کو دفنایا نہیں جا سکا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو اسی احاطے میں یعنی الشفا کے احاطے میں ان کو دفنا دیتے، پھر وہاں پر دفنایا گیا۔ لیکن اگلے دن جب ان کی فوج اندر داخل ہوئی اسرائیل کی، تو وہ تدفین شدہ ڈیڈ باڈیز وہاں سے نکال کر لے کر گئی۔
تو یہ بہت بڑا ظلم تھا اور دنیا لرز کر رہ گئی۔ اب یہی کام انڈونیشین ہاسپٹل میں ہو رہا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر 65 ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں جن کو دفنایا نہیں جا سکا ہے اور وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب پورے غزہ میں بمباری اسی طرح سے جاری ہے۔ اگر کل یہ وقفہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو شاید یہ بمباری رک جائے اور مزید ایڈ اندر آ جائے تو لوگوں کو کافی وہاں پر ریلیف ملے گا اور یہ بہت بڑی فتح ہوگی اور بہت ایک کامیابی ہوگی فلسطین کے لوگوں کی، ہم تمام لوگوں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ الشفا کے ڈائریکٹر کی ایک بڑی کنٹروورسی بنی ہوئی ہے۔ یہ کنوائے جا رہا تھا UN کی نگرانی میں اور اس میں الشفا کے ڈائریکٹرز اور دیگر ڈاکٹرز تھے، لیکن اس کنوائے کو روک کر، اس قافلے کو روک کر اسرائیلی فوج الشفا کے ڈائریکٹر کو نکال کر لے کر گئی ہے اور اس پر اب پوری دنیا میں بہت زیادہ ریئیکشن آ رہا ہے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ وہ جو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے تحت کام کرتے ہیں، WHO کے تحت کام کرتے ہیں، اب وہ بھی وہاں پر محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ والا جو معاملہ ہے اب یہ بہت زیادہ ہائی پکڑ رہا ہے اور اس کی بہت زیادہ دنیا میں کنڈیمنیشن ہو رہی ہے۔ تو یہ اہم ترین تفصیلات تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اگر کل یہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے اس وقفے پر تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری کتنی بڑی کامیابی ہے، یہ کتنی بڑی فتح ہم نے حاصل کی ہے۔ جنگ کا پہلا مرحلہ یہ کس طرح سے ہم نے جیت لیا اور اسرائیل کو کس طرح سے عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ اگر یہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو پوری تفصیلات کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ۔